वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द क्लास बर्ड्स। आज हम लोग थोड़ा फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। ये आप मैप में देख देख रहे होंगे, ये यूरोप का मैप है ये। और यहाँ पर फ्रांस पे एरो भी पड़ा हुआ है। तो ये फ्रांस जो है, इसका बड़ा कनेक्शन है भारत के इतिहास के साथ, क्योंकि भारत में फ्रांस की कॉलोनी भी रही है। आप जान रहे हैं कि पौंडीचेरी, माहे और कुछ एरियाज जो है उस पर फ्रांस का कंट्रोल था। और एक जमाना था जब इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हो रही थी इंडिया को कॉलोनी बनाने का। तो अनफॉर्चुनेटली फ्रांस के लिए अनफॉर्चुनेटली कि फ्रांस हार गया। और यूके के लिए जो आपका इंग्लैंड है, जो जिसने ब्रिटिश एम्पायर बनाने में और भारत को कब्जा करने में, भारत को गुलाम बनाने में वो कामयाब हो गया। अब ये अनफॉर्चुनेट चीज हम भारतीयों के लिए होगा जरूर, लेकिन इनके लिए तो खैर इनके इतिहास में इन्होंने एम्पायर बनाया, और उस जमाने में जो है एम्पायर बनाना जो है बड़ा देशभक्ति का काम माना जाता था। आज जो है इसको टिरेनी और इम्पीरियलिज्म को बुरी नजर से देखा जाता है, लेकिन उस जमाने में जो है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कृत्य माना जाता था। खैर, फ्रांस का कनेक्शन इंडिया से है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि फ्रांस से हम लोगों ने एक तैयारा, एक एयरक्राफ्ट जो है हम लोगों ने लिया है। राफेल फाइटर जेट है ये। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है, वो हमने फ्रांस से लिया। इसके अलावा भारत का अभी बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिलेशन है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम टाई अप हैं बहुत से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल ट्रीटीज में। फ्रांस के साथ बेहतरीन हमारा मिलिट्री अलायंस है। और फ्रांस के साथ हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बूम कर रही है। फ्रांस के साथ हमारा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है आज के डेट में। फ्रांस जो है इस नजर से पढ़ना जरूरी हो गया है हमारे लिए। हालांकि हम लोग एक एक करके हर देश को पढ़ेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सबका इतिहास जानेंगे, सबका ज्योग्राफी जानेंगे, सबका पॉलिटिकल सेटअप क्या है, वहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किस तरीके का गवर्नमेंट वहाँ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस को शुरू करते हैं। पहले हम लोग गूगल अर्थ पे जाते हैं। गूगल अर्थ में ये हमारा भारत है। और ये भारत जो है एक लार्जर कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं एशिया, ये एशिया का एक हिस्सा है। एशिया के बगल में ही ये आप मैप मैं रोटेट कर रहा हूँ। यूरोप शुरू हो जाता है यूराल माउंटेन से, जो आपके रशिया में पड़ता है। यानी रशिया का एक हिस्सा एशिया में है, रशिया का दूसरा हिस्सा यूरोप में है। ये यूराल माउंटेन से लेके पुर्तगाल तक, ये पुर्तगाल पे भी एरो मेरा, पुर्तगाल तक ये ईस्ट से वेस्ट यूरोप का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है। और दूसरा नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंशन है वो आर्कटिक सी से शुरू होता है ये। और साउथ में ये देखिए नॉर्वे, स्वीडन, और ये होते हुए जर्मनी, होते हुए ये ग्रीस है, यहाँ ग्रीस। ये पूरा जो इलाका है ये पूरा आपका यूरोप कहलाता है। यूरोप में ही एक कंट्री है ये, फ्रांस। आपका फ्रांस हो गया ये। तो फ्रांस का सबसे पहले हम लोग बॉर्डर जान लें कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल बॉर्डर है वो बॉर्डर इसका मिलता है बेल्जियम से। बेल्जियम इसका नॉर्थ ईस्ट में है। ईस्ट में स्विट्जरलैंड और जर्मनी है। साउथ में आपका इटली से बॉर्डर है इसका। और साउथ वेस्ट में आपका स्पेन के साथ बॉर्डर है इसका। अ, बाकी जो टेरिटरी है वो पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में जो है ये देखिए इंग्लिश चैनल है ये, जहाँ पे एरो है आपका, ये इंग्लिश चैनल है ये। उसके बाद ईस्ट में, वेस्ट में, सॉरी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। साउथ में ये मेडिटेरियन सी है। ये इसका पॉलिटिकल बॉर्डर हो गया। देखिए फ्रांस जो है ये इसका, फ्रांस का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा कंट्री आप देख रहे हैं, ये इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जिसको कहते हैं मेन लैंड फ्रांस। ठीक है। तो मेनलैंड फ्रांस के अलावा भी फ्रांस के और भी दुनिया में जगह पे फ्रांस एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। फ्रांस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये तो हो गया मेनलैंड। इसके अलावा फ्रांस जो है वो आपका, आप मैप में जाएंगे, आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो देखिए ये फ्रेंच गियाना, ये भी फ्रांस का ही हिस्सा है। उसके अलावा बहुत से आइलैंड हैं जो अटलांटिक ओशन में हैं। बहुत से आइलैंड हैं जो इंडियन ओशन में है। ये इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड हैं जो कि फ्रांस का टेरिटरी है। फिर से आपको ओशियानिया है जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ये जो देख रहे हैं डॉट डॉट, ये सब जो है आइलैंड आइलैंड नेशन सब है, ओशियानिया कहलाता है। तो यहाँ भी फ्रांस का टेरिटरी है वगैरह। तो फ्रांस का ओवरऑल मेनलैंड टेरिटरी और ओवरसीज टेरिटरी, मेनलैंड टेरिटरी ये हो गया जो यूरोप में पड़ता है। उसके अलावा ओवरसीज टेरिटरी इसका दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में है, क्योंकि एक फ्रांसीसी इंपायर हुआ करता था एक जमाने में। जैसे ब्रिटिश इंपायर सोचते थे यार कि सूरज वहां डूबता ही नहीं है, वैसा ही फ्रांस का भी एक इंपायर हुआ करता था। दूसरा सबसे बड़ा इंपायर जो है वो फ्रांस का मॉडर्न वर्ल्ड में था।
तो फ्रांस को जरा समझना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। भारत के संविधान में आप टर्म सुनते होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट आपका 7वां का स्टूडेंट, 8वां का स्टूडेंट हो या यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना ही है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो आपके पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इनफैक्ट इकोनॉमी है, और ओवरऑल तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने तो पूरी दुनिया का एक विचारधारा का एक नया रिवॉल्यूशन लेके आया था जो कि सारी दुनिया में फैल गया। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इसलिए फ्रांस जो है, मैंने पहला वीडियो किसी कंट्री में बनाने का सोचा है इंडिया के अलावा, वो फ्रांस पे बनाने का सोचा है क्योंकि इसने आइडियाज जनरेट किए हैं, जिसने इंसानी इतिहास को बदल दिया। ओके, ठीक है। तो फ्रांस को, क्योंकि ये जो है दुनिया भर में ये फ्रांस जो है ये फैला हुआ है, सिर्फ एक जगह जैसे अपना इंडिया है तो एक पूरा एक बॉर्डर है इंडिया का, और आप जान रहे हैं इसकी बाउंड्री यही इंडिया है सिर्फ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, या अंडमान निकोबार जो है छोटा सा आइलैंड ग्रुप है, ये लक्षद्वीप है छोटा सा, बस यही इंडिया है अपना। फ्रांस तो खैर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, इसलिए फ्रांस को हम लोग कहते हैं, हम लोग ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ। फ्रांस जो है वो यूरोप में भी है, फ्रांस साउथ अमेरिका में भी है, फ्रांस एशिया में भी है कुछ इलाका, फ्रांस जो है वो ओशियानिया या पैसिफिक ओशन में भी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्रांस को जरा ब्रीफली हम समझ जाएं कि फ्रांस, ये तो पूरा दुनिया में फ्रांस फैला हुआ है, ये 18 टेरिटरीज में इसको बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलत के लिए। जैसे इंडिया को स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, उसी तरह फ्रांस को 18 टेरिटरी में बांटा गया है। 18 टेरिटरी में से 13 टेरिटरी ये मेनलैंड यूरोप में, ठीक, जो आपका मेनलैंड फ्रांस है। ये 13 प्रोविंस आपके फ्रांस में, 5 प्रोविंस जो है ओवरसीज है, जैसे एक फ्रेंच गियाना भी है वगैरह। ठीक है, उसके अलावा फ्रांस का जरा हम समझे कि कंपेयर कर लेते हैं इंडिया से थोड़ा एरिया वाइज। फ्रांस का जो टोटल क्षेत्रफल है, टेरिटरी है, वो टेरिटरी आपकी है लगभग 6,43,000। हम लोग फ्रांस को विकिपीडिया पे जरा देखते हैं, और विकिपीडिया को देखेंगे तो फ्रांस का थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया होगा कि फ्रांस का एरिया वाइज फ्रांस क्या है। देखिए, फ्रांस का टोटल एरिया है 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 6 लाख और 32 लाख, आप फर्क समझ रहे होंगे इंडिया कितना बड़ा है मुकाबले में। पॉपुलेशन वाइज देखिए आप, तो पॉपुलेशन वाइज देखिए फ्रांस का 6 करोड़ की आबादी है, लगभग 6 करोड़ 70 लाख के 74 लाख के आसपास। ठीक है, 6 यानी लगभग 6.75 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़ से ऊपर तो मेरी जानकारी में है कि भारत की पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, फ्रांस का थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, जीडीपी वगैरह देख लेते हैं। देखिए, फ्रांस का जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी, जो परचेजिंग पावर पैरिटी, जीडीपी का मतलब कि टोटल अमाउंट्स ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अ कंट्री प्रोड्यूसेस, यानी फ्रांस जो है कितना माल तैयार करता है, कितने रुपए का। अगर उसकी कीमत के हिसाब से देखा जाए, कि लोगों के खरीदने के सकत के हिसाब से देखा जाए, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसके हिसाब से जो टोटल जीडीपी है फ्रांस की, वो है लगभग 3.25 ट्रिलियन, 3.25 ट्रिलियन के आसपास, यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में हम लोग दुनिया भर के कंपैरिजन करने में आसान होता है, इसलिए यूएस डॉलर में हम कंपेयर करते हैं। 3.232 ट्रिलियन फ्रांस की जीडीपी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। इंडिया कितना है? 11.35 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से। ठीक है, ये जो है, अब जानते हैं कि फ्रांस अमीर कंट्री है, तो उसमें वहां जो है चीजों की कीमत जो थोड़ा सा ज्यादा है। भारत में क्योंकि चीजों की कीमत कम है, तो इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो नॉमिनल जीडीपी से थोड़ा सा अलग होता है। अब ये क्या है, ये हम लोग इकोनॉमी क्लास में कभी देखेंगे। अगर आप सवाल करेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई सर बताइए, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी और जीडीपी नॉमिनल फर्क क्या होता है, दोनों में अंतर इतना क्यों होता है, उसको बाद में देखेंगे। जीडीपी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, कमेंट में आप लोग पूछेंगे तो बता दूंगा। जीडीपी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3.232 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आपकी फ्रांस। भारत जो है 11.35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से फ्रांस की नॉमिनल जीडीपी है 2.938 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
ठीक है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है फ्रांस, 7वीं। अपना भारत कितना है? नॉमिनल जीडीपी 2.93, ये जो है ये आपका है फ्रांस का 2.938, नहीं भारत का है 3.25 ट्रिलियन, 3.25 ट्रिलियन, यानी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस लिहाज से, ठीक है, नॉमिनल के हिसाब से। अच्छा, पर कैपिटा, ये असल पिक्चर पता चलेगा हम लोग को पर कैपिटा कि हर नागरिक साल में कितना जो है वो कमाता है, उसकी उसकी कितना प्रोड्यूस करता है वो। तो देखिए फ्रांस, देखिए 44,900, लगभग 45,000 यूएस डॉलर, 45,000 यूएस डॉलर पर पर्सन, यानी इसको कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी है। हर नागरिक इतना का, इतना यानी कि ऑन एन एवरेज हर नागरिक इतना का वेल्थ जो है उसके पास, इतना वेल्थ प्रोड्यूस करता है सालाना। हम भारतीयों का क्या हाल है? तो हम भारतीयों का हाल है, पर कैपिटा हमारा जो जीडीपी है वो 2,313 यूएस डॉलर, कहाँ 45,000 और कहाँ 2,313, इसलिए हम लोग गरीब कंट्री। हमारा जीडीपी का साइज इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन क्योंकि आबादी वहां की कम है, वो 6 ही करोड़ आबादी है उसकी, लगभग 7 करोड़, और हम लोग 135 करोड़ हैं। तो हर नागरिक के हिसाब से पर कैपिटा इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन देश कितना अमीर है, उसे समझ में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि लोगों की तरक्की कैसी है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंटेक्स्ट में फ्रांस जो है वेरी डेवलप्ड कंट्री, हाईली डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, 0.901। अपना भारत का क्या हाल है? अपना भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी इंसानों के तरक्की का, कितना एजुकेशन पा रहे हैं हम, जीडीपी का, पर कैपिटा जीडीपी क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग मीडियम लेवल पे हैं। हम लोग का रैंकिंग जो है बहुत नीचे है, हम लोग का जो पॉइंट स्कोर है वो 0.645 ही है, इसका जो है 0.901 है फ्रांस का, बहुत हाई, वेरी डेवलप कंट्री है। करेंसी क्या है? अपने यहाँ इंडियन रूपी है, तो वहाँ करेंसी क्या क्या यूज होता है? यूरो और फ्रैंक करेंसी। यूरो ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यूरोजोन का ये मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस, तो यूरो ज्यादा चलता है। यूरो का और रुपीस का आप जो है थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आज के डेट में क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, इंडियन रूपी के मुकाबले में यूरो का करेंसी का वैल्यू क्या है। ड्राइविंग जो है, फ्रांस के लोग ड्राइव करते हैं रोड के दाएं साइड में, हम लोग ड्राइव करते हैं लेफ्ट साइड में। क्यों हम लोग ड्राइव करते हैं लेफ्ट साइड में? क्योंकि इंडिया जो है वो कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स लेफ्ट साइड में चलाते हैं, लेफ्ट साइड में उतरते हैं, और लेफ्ट साइड में ही उसका फुटपाथ होता है, इसलिए हमारा भी फुटपाथ लेफ्ट साइड में, और गाड़ियों को चलाते भी हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं फ्रांस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा विकिपीडिया से। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है फ्रांस का। ओके, फ्रांस जो है इसका एक शॉर्ट में हम हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से शुरू करते हैं जी। फ्रांस में जो आबादी बस्ती थी, फ्रांस में जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से ही, ना पैलियोलिथिक टाइम से, जब स्टोन एज था, स्टोन एज के टाइम से ही हमारे पास सबूत मिले हैं कि वहाँ लोग बसते थे। लेकिन बेसिकली फ्रांस में एक आबादी जो है ये यूक्रेन के आसपास का जो एरिया है, यहीं से एक आबादी जो है दुनिया भर में मूव की, जैसे इंडिया में मूव की, ये मूव करते आई कजाकिस्तान किर्गिस्तान होते हुए, और एक आबादी इंडिया में घुसी, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आई, जिसको आर्य कहते हैं। एक आबादी आई, ईरान आई। एक आबादी जो है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव की, सेल्टिक, सेल्टिक पीपल जो है वेस्ट की तरफ मूव किया। यही सेल्टिक लोग जो है जर्मनी में, फ्रांस में आके बसे। तो सेल्टिक ट्राइब जो है ये एंशिएंट पीपल है जो फ्रांस में आके बसे उस जमाने में। इनको इस सेल्टिक कबीले को जो फ्रांस में आके बसी उसको गॉल कहते हैं। ये आयरन एज का जमाना है, जब लोहे का इस्तेमाल करना इंसानों ने सीख लिया था, उस जमाने में आके बसे। तो यही लोग बस रहे थे। फिर एक जमाना आया जब 51 बीसी, ईसा के पैदाइश से 51 साल पहले, ये इलाका जो है इटली जो है, इटली में रोमन एम्पायर हुआ करता था। आप सुने होंगे जूलियस सीजर का नाम, तो जूलियस सीजर ने इस पूरे इलाके को कब्जा कर लिया था, गॉल। जूलियस सीजर बाद में इंग्लैंड पे भी हमला किया, और इंग्लैंड पे भी एक जमाने तक जो सदर्न इलाका है इंग्लैंड का, इस इलाके पे रोमन एम्पायर यहाँ तक था। तो रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, यूरोप के दुनिया में फैला हुआ था, स्पेन, फ्रांस वगैरह। तो ये जो फ्रांस का टेरिटरी था, ये प्रोविंस हुआ करता था रोमन एम्पायर के, सो कहते थे गॉल, क्योंकि गॉल लोग आके इस सेल्टिक कबीले का जो आबादी जो यहाँ बसती थी उसको
गौल कहते थे। तो 51 बीसी में रोमन इंपायर का ये हिस्सा बना, और इस वजह से जो गौल लोग हैं उनका एक अपना कल्चर था, और रोमन लोग क्योंकि गुलाम बनाया इस इलाके को, तो रोमन लोगों का अपना एक कल्चर था। दोनों का कल्चर मिक्स करके गैलो रोमन कल्चर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ इस इलाके में, और इसी से निकला है फ्रेंच जबान। फ्रेंच बोली बोला गया। धीरे धीरे जो जर्मनिक फ्रैंक्स थे, जो जर्मनिक कबीले के जो फ्रैंक्स थे, ये आके इस इलाके में बसे, और ये जो जर्मनिक फ्रैंक्स बचे तो इन्होंने किंगडम ऑफ फ्रांस बनाया। मिडिल एज में यानी कि मध्य युग में फ्रांस जो है बहुत पावरफुल था, लेकिन ये हाईली डिसेंट्रलाइज था, यानी पावर जो है जैसे अपने यहाँ होता था ना जमाने में, मिडिल एजेस में या उससे पहले, इक्तादार, जो मॉडर्न वर्जन उसका जो है वो जमींदारी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जिसको कहते हैं, ये फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे ये इनके कंट्रोल में ये फ्रांस, तो ओवरऑल एक मोनार्की थी यहाँ, लेकिन पावर जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं करता था। फ्रांस जो है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे कबीले में, टुकड़ा में था। ओवरऑल फ्रैंकिश एम्पायर जो कहते हैं, वो फ्रैंकिश एम्पायर हुआ करता था, किंगडम ऑफ फ्रांस हुआ करता था मिडिल एज में, लेकिन पावर जो है वो एब्सोल्यूट पावर जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होता। फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत पावरफुल होते थे। इन्हीं राजाओं में से एक राजा आया जिसने फ्रांस को एक ताकत बनाया, और जो जिसने अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस कहा, उसका नाम था किंग फिलिप टू। 1165 से लेके 1223 ईस्वी में इसने पहली बार अपने कोई राजा जो है जिसने अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस कहा, उसका नाम था किंग फिलिप द्वितीय। और उसके राज में फ्रांस जो है यूरोप का सबसे ताकतवर देश बन के उभरा। या आप समझ रहे हैं 1165 में भारत में किसकी हुकूमत थी? 1165 के ही अंत में 1191-92 में भारत में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था। 1191-92 में 2 युद्ध हुआ था तराइन का। तो उस वक्त फ्रांस पे हुकूमत कर रहा था किंग फिलिप टू, इसको फिलिप ऑगस्टस भी कहते हैं, और इसने फ्रांस को एक पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में फ्रांस जो है वो आपस में अंदरूनी लड़ाइयों में, अंदरूनी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा, और इंग्लैंड के साथ भी इसका युद्ध चलता रहा, जिसको 100 ईयर और 100 साल तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चलता ही रहा लगातार। 100 ईयर वॉर्स कहते हैं इसको। और ग्रेजुअली जो है फ्रांसीसी लोग जो है अपने आप को अपनी आइडेंटिटी जो है सेपरेट किया उसने बाकी आबादी, यूरोप के आबादी से, और एक डिस्टिंक्ट फ्रेंच आइडेंटिटी इन्होंने डेवलप की। जब रिनेसा आया यूरोप में, रिनेसा कब आया? तो रिनेसा तब आया जब टर्की में से एक पावर निकली, टर्की के इलाके को कब्जा किया ऑटोमन्स ने, उस्मानी खिलाफत ने, ठीक है। जब उस्मानी खिलाफत आया, इस पूरे एरिया, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, इस पूरे हंगरी तक ये ऑटोमन एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हुआ। तो इस इलाके में जो रोमन, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, वो बाइजेंटाइन एम्पायर में एक की जो सबसे बड़ा शहर था, सबसे इंपॉर्टेंट शहर था, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जहाँ पे एरो है, यहीं पे कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा होने के बाद ऑटोमन्स जो है इस पूरे इलाके पर कब्जा पाए। तो यहाँ पे जो ईसाई लोग रहते थे, और जो बाइजेंटाइन एम्पायर में जो लोग रहा करते थे, वो दुनिया भर में वहां से यूरोपियन कंट्री में वापस भाग के चले गए। और एक बड़ा तादाद जो है स्कॉलर्स का इटली, रोम, इटली के अलग अलग शहर, रोम वगैरह में जाके बसे, और इटली में ही सबसे पहले शुरुआत हुआ ये ईसाइयों में रिनेसा। रिनेसा कहते हैं जब आर्ट कल्चर का एक नया युग शुरू हुआ। यूरोपियंस लोगों ने साइंस पर ध्यान देना शुरू किया, अंधविश्वास से उन्होंने खुद को दूर किया, धर्म के अंधकार से अपने आप को आजाद किया, और हर चीज में क्यों कैसे का सवाल करना शुरू किया। उसी को कहते हैं हम लोग रिनेसा। ये 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था इटली में, और ग्रेजुअली बाकी इलाके में ये, एक मिनट, ओके, तो ये जो रिनेसा था ये सारे यूरोप के मुल्कों में फैला। यहाँ से ईसाई स्कॉलर्स और जिन्होंने मुस्लिम दुनिया से बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल से वो जब निकले वहां से, तो क्योंकि मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन थी, इस्लामिक एम्पायर जो कैलिफेट कहते हैं, ये कैलिफेट जो है वो कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ये लोग थे। तो यहाँ से नॉलेज, साइंस का नया, साइंस को देखने का तरीका, इतिहास को देखने का नया तरीका, वो जो है वहां से ईसाई स्कॉलर ने सीखा। और ईसाई मुल्कों में, ये सारा मुल्क ईसाई मुल्क हो गया था, तो ईसाई मुल्कों में उन्होंने
हिंदुस्तान से नॉलेज, चीन का नॉलेज और मुसलमान दुनिया में जो नॉलेज डेवलप हुआ उन सब पर मेहनत करना शुरू किया। और फिर नया आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, इस पे मेहनत शुरू हुई, जो कि ये जो रिनेसा का आइडिया था, नया विचार का जो आइडिया था, रिफॉर्म करने का जो आइडिया था, उस वो फ्रांस में भी आया। तो फ्रांस में जब रिनेसा घुसा तो रिनेसा में फ्रेंच रिनेसा हुआ। फ्रेंच रिनेसा ने देखा आर्ट, कल्चर, नए महलात, आर्किटेक्चर का नया स्टाइल, साइंस में डेवलपमेंट, इससे फ्रेंच एक नया एम्पायर, एक नया विचार, फ्रेंच रिनेसा के बाद फ्रेंच एम्पायर डेवलप हुआ। और ये फ्रेंच एम्पायर ग्रेजुअली जब जब आप साइंस में डेवलप करेंगे तो उसके बाद मिलिट्री में रिफॉर्म करेंगे आप, सोच विचार में डेवलपमेंट आएगी आपकी, तो बाकी लोग जिन्होंने अपने सोच को रोक लिया उस पे आप काबिज हो जाएंगे। तो फ्रांस यहाँ से पावर गेन करता चला गया, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता चला गया और दुनिया भर में उसने हमले शुरू किए और दुनिया भर में उसने कॉलोनी अपनी स्टैब्लिश करनी शुरू की। और एक जमाना आया कि फ्रांस जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया इंग्लैंड के बाद। फ्रांस जो है उसी दौर में धीरे धीरे ये लोग इंडिया में भी आए, नया ट्रेड का एक दौर शुरू हुआ। हाँ, और इससे क्या हुआ कि फ्रांस जो है दुनिया का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर बन के सामने आया। ये तो मेडाइवल टाइम का मैंने आपको इतिहास बताया। मॉडर्न टाइम में जैसे आया फ्रांस 16वीं शताब्दी के आखिर तक, तो 16वीं शताब्दी में यूरोप फ्रांस जो है फिर आपस में अंदरूनी धार्मिक युद्ध में कैथोलिक, आपको कैथोलिक के बीच में, ह्यूगनॉट्स के बीच में, ह्यूगनॉट्स एक तरह का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, कैल्विनिस्ट मूवमेंट था, जो मानते थे कि पोप जो है वो डिफाइन नहीं करेगा ईसाइयत क्या है, बल्कि हर ईसाई खुद से बाइबल पढ़ेगा और खुद से समझेगा कि भगवान क्या है, भगवान की स्तुति कैसी की जाए, भगवान की पूजा कैसी की जाए। ये पोप नहीं डिफाइन करेगा, पोप नहीं बताएगा कि कैसे भगवान को पूजना है, इबादत करना है और क्या विचार रखना है। बाइबल सुप्रीम किताब है, बाइबल से ईसाई खुद सीख सकते हैं। तो ये जो आपस की लड़ाई शुरू हुई कैथोलिक्स के बीच में, जो पुराने सोच विचार के लोग थे, जो मानते थे कि पोप जो है वो भगवान का एक तरह से फिगर हेड है दुनिया में और इंसानों को लीड करने के लिए पोप को पावर दिया है भगवान ने, वो लोग कैथोलिक्स कहलाए। और दूसरे लोग जो मानते थे कि नहीं, धर्म जो है वो इंटरनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है और इंसान को खुद डिफाइन करना चाहिए, बाइबल पढ़ के खुद समझना चाहिए कि धर्म क्या कहता है। तो वो लोग ह्यूगनॉट्स फ्रांस में कहलाते थे, कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट जिसको कहते हैं। एक तरह का प्रोटेस्टेंट कैल्विनिस्ट था और कैल्विनिस्ट का एक टाइप का जो ग्रुप था उसको ह्यूगनॉट्स कहते हैं। ओवरऑल ह्यूगनॉट्स प्रोटेस्टेंट थे और एक ग्रुप थी कैथोलिक्स। तो इनके बीच में लगातार युद्ध होती चली गई, इसके कारण से फ्रांस थोड़ा कमजोर भी पड़ा 16वीं शताब्दी में। लेकिन जब ये आपस का झगड़ा शांत हुआ, कैथोलिक्स जो है वो ओवर पावर कर गए, फ्रांस जो है इसमें कैथोलिक पावर डोमिनेट करने लगी, तो फ्रांस फिर से अपनी अपनी ताकत जो है वो अंदरूनी झगड़ों से वो बाहर की तरफ अपनी ताकत को खर्च करने लगे। और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जब फ्रांस का राजा बना लुई 14, तो लुई 14 के टाइम में फ्रांस एक डोमिनेटिंग पावर था यूरोप में, फिर से एक डोमिनेटिंग पावर 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में ये बन गया। लेकिन फिर ताकत तो बन गया लुई 14 के जाने के बाद। लुई 14 के जंग, लुई 14 के इनएडिक्वेट इकोनॉमिक पॉलिसी उसकी थोड़ी गड़बड़ाई। ये टैक्स का जो सिस्टम था फ्रांस में कि कुछ ही लोगों के पास टैक्स देने का, कुछ कुछ लोग जो है जिनके पास सारा दौलत था वो टैक्स देते नहीं थे और ज्यादातर आबादी जो गरीब थी सिर्फ वही लोग टैक्स देते थे। ये जो सिस्टम बना हुआ था फ्रांस में, जिसको एंशिएंट रेजीम कहते हैं, इसके वजह से फ्रांस जो है वो इकोनॉमिकली वो बैंकरप्ट होता चला गया और जिसकी वजह से फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 1789 में जो आया, जिसने एंशिएंट रेजीम को उखाड़ के फेंक दिया और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन लाया कि इंसान का क्या हक है, आम नागरिकों का क्या हक है। ये पहली बार दुनिया ने एक रिटन डॉक्यूमेंट के शक्ल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया और ये आज भी फ्रांस का नेशनल आइडिया है। यानी फ्रांसीसी लोग इस पर जान दे देंगे, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन है कि इंसान के जो जिसके अपने यहाँ भारत में कहते हैं फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फ्रांस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी
फ्रांस को दुनिया भर में एज अ नेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, या कम से कम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देने वाला देश माना जाता है। ये तो हो गया आपका ब्रीफ इतिहास 17वीं शताब्दी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुआ आपका एक और फेज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया गया और मोनार्की खत्म होने के बाद क्या कहते हैं, रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसी वक्त एक सोल्जर जो है वो ताकत में आया। फ्रांस का इतिहास बिना नेपोलियन बोनापार्ट के आप नहीं कर सकते। फ्रांस का सबसे सेलिब्रेटेड हीरो में से एक नेपोलियन बोनापार्ट है। फ्रांस जब भी कहेंगे हम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी कहेंगे हम, तो नेपोलियन बोनापार्ट समझ में आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को फिर से दुनिया की एक सुपर पावर इस्टेब्लिश की और फ्रांस की आर्मीज जो है, दुनिया भर की आर्मीज जो फ्रांस पे जिसने अटैक किया था उन सबको हराया और नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप पर अपने कब्जा करने में कामयाब हुआ। और जिस कारण से जो दूसरी ताकतें थी, जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर हो गया, तो इन सब ने फ्रांस के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। स्पेन ने हल्ला बोल कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ और चारों तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट को घेर के आखिरकार 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को पावर से निकाला गया। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद पहली बार रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ था फ्रांस में। पहली बार रिपब्लिक, उस रिपब्लिक को खत्म कर दिया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, और खुद को इम्पेरर डिक्लेयर किया। तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद फिर सेकंड सेकंड रिपब्लिक आया। ये जो सेकंड रिपब्लिक आया, ये सेकंड रिपब्लिक आने के बाद एक के बाद एक पावर आता गया और लोगों के पास 1870 में जब फ्रांस का प्रशा का वॉर हुआ, उसके बाद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो रिपब्लिक डिक्लेयर करने का सिस्टम था, वो थर्ड रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में। एक बार, दो बार, कई बार रिपब्लिक बना फ्रांस, फिर उसको रिपब्लिक को पलट के मोनार्की आ जाता था, फिर मोनार्की, फिर रिवॉल्यूशन होता था, फिर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता था और इस तरह फ्रांस का इतिहास आगे बढ़ता जाता गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट ताकत था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग लिया और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता। लेकिन ये जीत जो है बहुत बड़ी तादाद में इंसान का जानी और इंसान की जो इकोनॉमिक लॉस और ह्यूमन लॉस फ्रांस को हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। हालांकि फ्रांस जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बड़ा जो है इसके वजह से नुकसान हुआ फ्रांस का। और इस नुकसान का नतीजा हुआ कि फ्रांस ने पुश किया, क्योंकि जर्मनी के वजह से, जर्मनी का जो पावर था, जर्मनी को बनाना था, तो जर्मनी जो है इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिक्लेयर करवाने में। तो इसलिए फ्रांस ने हेवी पेनल्टी जो है जर्मनी से मांगी और दूसरी पावर ने भी जो फ्रांस के साथ थे, जैसे इंग्लैंड थे वगैरह, तो उन्होंने भी जर्मनी को मजबूर किया ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने में। और इस कारण से फ्रांस को जो लॉस हुआ था फर्स्ट वॉर में, वो कुछ रिकवर किया फ्रांस ने। लेकिन ये जो मजबूर किया गया था जर्मनी को हाई कंपनसेशन करने के लिए, ये जर्मन लोगों ने इसको अपनी बेइज्जती समझी और जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आ गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला। फ्रांस उसमें एलाइड पावर का हिस्सा रहा। एलाइड पावर में आपको इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये सब एक पावर थे, एक ही ग्रुप में थे। और दूसरी पावर थी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, आपका जो टर्की था, ऑटोमन एम्पायर, इटली था, ये सब एक्सिस पावर था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड पावर जीते, यानी फ्रांस जीता। इस बीच फ्रांस पर कब्जा कर लिया था जर्मनी ने 1940 में। जर्मनी ने, हिटलर ने कब्जा कर लिया था फ्रांस में 1940 में, लेकिन आखिरकार 1944 में ये आजाद हुआ और फिर फोर्थ रिपब्लिक अनाउंस कर दिया गया। ये फोर्थ रिपब्लिक बहुत छोटे समय तक रहा, लेकिन क्योंकि उसके बाद अल्जीरिया के साथ फ्रांस की कॉलोनी थी अल्जीरिया, ये अल्जीरिया जो है इसके साथ फ्रांस का ये आजाद होना चाहता था, अल्जीरिया के लोग आजाद होना चाहते थे। तो युद्ध हुआ, एक रिवोल्यूशन लाया अल्जीरिया ने और आखिरकार अल्जीरिया फ्रांस से अलग होने में कामयाब हो गया। उसके बाद पांचवा रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ 1958 में, जो आखिरी रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक आज तक चल रहा है फ्रांस में। 1958 के बाद कोई तख्ता पलट नहीं हुआ।
फ्रांस में कोई मोनार्की नहीं आई 1958 के बाद। 1958 के बाद लगातार फ्रांस एक रिपब्लिक भी है और एक डेमोक्रेसी भी है। 1960 के दशक में फ्रांस को अपने बहुत सी कॉलोनीज को छोड़नी पड़ी दुनिया भर के प्रेशर की वजह से। जैसे इंडिया में आप जान रहे हैं कि इंडिया में आपका जो पौंडीचेरी है, माहे है, ये जो आप देख रहे हैं पुडुचेरी, ठीक है, इधर माहे है आपका, क्या कहते हैं, एक मिनट, व्हाटएवर, आप इतना समझिए ना कि फ्रांस की कॉलोनी सब थी, उसको भी आजाद करना पड़ा फ्रांस को 1960 के दशक में। और जिस कारण से फ्रांस का जो ओवरसी टेरिटरी था वो थोड़ा छोटा हुआ, फ्रेंच एम्पायर थोड़ा छोटा हुआ। ओके। फ्रांस आज भी अपने सैकड़ों साल के इतिहास के हिसाब से सेंचुरीज लॉन्ग जो स्टेटस है, ग्लोबल सेंटर, एक दुनिया का केंद्र के तौर पे आर्ट का, साइंस का, फिलोसफी का, वो फ्रांस आज भी केंद्र है। फ्रांस में फ्रांस जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संख्या के मामले में पांचवा सबसे बड़ा देश है, यानी कि बहुत सारे यूनेस्को साइट हैं। आप फ्रांस का जो आप देखेंगे कि फ्रांस में बहुत सारे इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके फ्रांस की खूबसूरती को। देखिए फ्रांस में आप जान रहे हैं एफिल टावर, इसको देखने लाखों के तादाद में साल भर में दुनिया भर से लोग आते हैं। फ्रांस का म्यूजियम है, ये जो आपने फिल्म देखा होगा डा विंची कोड, और उसका जो सीक्वल सब था वो इसी म्यूजियम में शूट कर किया गया था। ये पहले पैलेस था क्योंकि बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। इसको देखने आते हैं। वर्साइल का जो पैलेस है, ये बड़ा खूबसूरत पैलेस है। वर्साइल जो पेरिस के बगल में ही एक नया शहर बसाया था किंग लुई 14th ने, ठीक है। उसके बाद लुई 16 ने इसको रेनोवेट किया और उसको और ग्रांड बनाया। और इसी पर खर्च इतना किया किंग लुई 16 ने कि फ्रांस के लोगों ने को नफरत हो गई किंग लुई से, कि जब देश के लोग जो है वो ब्रेड ब्रेड खाने का उनके अंदर सकत नहीं है, तो राजा महाराजा सब और उसकी नोबिलिटी जो है अपनी अय्याशी पे खर्च कर रहा था अपने महल बनाने में। ये भी एक बड़ा वजह था फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने का। देखिए आप खूबसूरती फ्रांस की, ये वर्साइल का एक गार्डन है, वही महल जिसका एक गार्डन है, वर्साइल के महल का गार्डन। उसके अलावा आपको कोट डी अजोर है, ये मेडिटेरियन सी के कोस्ट में एक बहुत खूबसूरत शहर है, जिसकी खूबसूरती आपको सामने में दिख रही होगी। एक आइलैंड पे मोंट सेंट माइकल, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लोअर वैली शेटियोक्स, ये एक फोर्ट है, एक किला है। उसके अलावा आपका नोत्र डाम का कैथेड्रल है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि एक चर्च जो है उसको आग लग गई थी उसमें। ये नोत्र डाम का किला है। नोत्र डाम एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, भविष्यवक्ता था। कई लोग जो है नोत्र डाम को मानते हैं कि उसने सही भविष्यवाणी की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भविष्यवाणी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर का आना का भविष्यवाणी, और इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन का भी प्रिडिक्शन आज से 400-500 साल पहले नोत्र डाम ने कर दिया। तो इस कैथेड्रल यानी कि जो बड़ा चर्च होता है जिसमें वो चर्च जिसमें पादरी से ऊपर बिशप बिशप जिस चर्च को कंट्रोल करता है उसको कैथीड्रल कहते हैं। ये चर्च से बड़ा चर्च को कहते हैं हम लोग कैथीड्रल, जिसमें बिशप आर्च बिशप ये सब रहते हैं। नॉर्मल चर्च में आपको पादरी मिलेंगे, ठीक है, प्रीस्ट मिलेंगे। इसमें पादरी से ऊपर के रैंक के ईसाई प्रीस्ट रहते हैं, ठीक है। तो नोटरडाम का आपका ये देखिए आप, लेवेंडर का फील्ड है एक फ्रांस में, देखिए खूबसूरती फ्रांस की। तो इसको देखने लाखों के तादाद में दुनिया भर में, ये पहाड़ है आपका शेमोनिक्स माउंट ब्लैंक का ये पहाड़ है, खूबसूरत पहाड़। देखिए यहाँ पे लोग सब हैं जो स्कीइंग कर रहे हैं और पहाड़ का नजारा देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं। फिर से आपको देखिए अल्सेच विलेज है, एक गांव है, उस गांव का खूबसूरती देखिए लोगों का। फिर से आपको कारकासोने कारकासोने किला है फ्रांस का। ओवरऑल फ्रांस एक बड़ा खूबसूरत शहर है। ये ब्रिटनी का पोर्ट है, ब्रिटनी ब्रिटेन नहीं है बल्कि फ्रांस के नॉर्थ इंग्लिश चैनल के किनारे में एक कोस्ट लाइन है, बड़ा खूबसूरत कोस्ट लाइन। देखिए इसको नेचर ने इसको शक्ल दिया है। इस नेचुरल लैंडस्केप को देखने के लिए, इसको खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं। ओवरऑल देखिए शहर फ्रांस का बियारिज। और जब आप गूगल में जाएंगे तो आप फ्रांस के बड़ा इम्पोर्टेंट शहर पेरिस का भी खूबसूरती है एक अपना। ये प्री हिस्टोरिक टाइम में केव पेंटिंग है लास्कॉस का,
जहाँ पे क्या कहते हैं, एंशिएंट टाइम में देखिए वाइल्ड बोर है, ये पिग है, ये घोड़ा है, ये भी कोई जानवर है, हिरन है, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज, आज से लाखों साल पहले इंसानों ने जो दीवार पे पेंटिंग की हुई थी, उसको देखने के लिए, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन लास्कॉल्स, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। ओवरऑल फ्रांस जो है एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फ्रांस जो है, आप जानते हैं कि फ्रांस का फैशन वीक दुनिया का सबसे बड़ा फैशन वीक होता है। यानी फैशन की शुरुआत बहुत मुल्कों में तो होती है, लेकिन फ्रांस बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, न्यू ट्रेंड देने के लिए। ठीक है, एक से एक साइंटिस्ट आज भी फ्रांस की यूनिवर्सिटी दुनिया भर को देती है, एक से एक नोबेल प्राइज विनर फ्रांस से आए हैं। फिलोसफी, सात्रे, सात्रे फ्रांस का था। ठीक है, एक से एक फिलोसोफर जो है वो फ्रांस ने दुनिया को दिया है ओवरऑल। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर वो थोड़ा लंबा हो गया, 35 मिनट का हो गया, इसलिए यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं। और फ्रांस के बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई एक खास टॉपिक पर बोलिएगा सर कि फ्रांस के इस खास चीज पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना के आपके सामने प्रोड्यूस करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, बिंदास रहें। और नेक्स्ट टॉपिक होपफुली फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा।